Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Kanhaiya, Om, Vishwajit, Ritu, Rahul, Ambika, Pavan, Nidhi, Shyam, Vishwajit, Gauri, Shrikant, Rahul, Raghavendra. हाँ जी, a very good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. हर्षित, अंबिका, विश्वजीत, श्रीकांत, मोहन, शिवांगी, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, दिव्या, मनोज, हिमांशी, क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, जो कि करियर विल पर एकदम अप टू डेट, लेटेस्ट, एकदम न्यू बैच है। ठीक है, और इस बैच की शुरुआत आज से ही हो रही है। आज इस बैच का सबसे पहला दिन है। ठीक है, ये रीजनिंग स्पेशल बैच है करियर विल एप्लीकेशन पर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीने रीजनिंग का, है ना, यानी कि मेरा, यानी कि आपके अपने पीयूष वार्ष्णेय सर का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बैच आता पूरे महीने में। जी हाँ, करियर विल एप्लीकेशन पर पूरे महीने में सिर्फ एक ही स्पेशल बैच में लेकर आता हूं, बस। इसके अलावा मेरा कोई बैच नहीं आता, सिर्फ एक स्पेशल बैच हर महीने में आता है। और वो इस महीने का जो स्पेशल बैच है, यानी कि अप्रैल मंथ का जो बैच है, वो ये वाला बैच है। समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, जो फीस में डिस्काउंट है ना, वो आपको कूपन कोड अप्लाई करने से मिल जाएगा। करियर विल होम पेज पे ही एक कूपन कोड है, जब आप वेबसाइट से पेमेंट करोगे, उस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको तुरंत 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, है ना, जो ऑलरेडी हमसे कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर या कहीं भी, यानी कि वो मुझसे पहले से वाकिफ होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिकमेंडेड होंगे, जिनके भाई बहन ने किसी को भेजा होगा कि जा 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 सिलेक्शन लेना है तो पीयूष सर से पढ़ ले जल्दी से। रीजनिंग नहीं आती तेरे को बिल्कुल, तो पीयूष सर का एडमिशन ले ले, पीयूष सर के बैच में है। कुछ भी रीजनिंग में नहीं जानता तो जा और एडमिशन ले पीयूष सर के बैच में, तेरा काम खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, बाकी सारी जिम्मेदारी पीयूष सर की होगी। और बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो, है ना, भूले भटके करियर विल एप्लीकेशन पर आए हैं। उन्होंने नाम सुना, उन्होंने देखा करियर विल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का कोई बैच आया, कोई है एक टीचर पीयूष नाम का, चलो इसका बैच ले लेते हैं। तो ये सारे बच्चे होंगे और आप में से ठीक है। और जो अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे बैच में बेटा 6th क्लास, है ना, मतलब 10th क्लास की 6th क्लास में भी नवोदय में रीजनिंग आती है। वैसे 10th क्लास से लेके, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स हैं इस बैच के अंदर। 10th वाले भी हैं, 11th वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, ग्रेजुएशन वाले भी हैं, पीजी वाले भी हैं, सारे बच्चे हैं। इवन कुछ टीचर्स भी हैं, ठीक है, जो कहीं कहीं जगह पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारा बैच ले लेते हैं चीज़ों को अपडेट करने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि आजकल जो नए नए बच्चे हैं जो पढ़ाने लग रहे हैं, तो उनको भी सीखना होता है, तो वो भी, तो हर तरह की भीड़ हमारे बैच में अवेलेबल है। अच्छा, ये जो बैच है ना, ये बैच स्पेशल बैच है ना। स्पेशल बैच की खास बात आपको पता है क्या खास बात होती है? सर, स्पेशल बैच की खास बात ये होती है, ये बैच किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता। ठीक है, दिस इज स्पेशल बैच। और स्पेशल बैच की खास बात होती है कि ये जो बैच है, ये किसी एक सिंगल एग्जाम को टारगेट नहीं करता, ये किसी एक सिंगल एग्जाम को फोकस नहीं करेगा। ठीक है, ये दुनिया भर के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करता है। ठीक है, जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। एसएससी से रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम होते हैं, आप लोग जानते हैं। एसएससी का जो सबसे बड़ा पेपर होता है वो होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और जिस एग्जाम में आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि हम बनते हैं भैया इनकम टैक्स और जीएसटी इंस्पेक्टर, है ना, कंधे पे 3 सितारे लग जाते हैं, यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है। हम बनते हैं एग्जामिनर, हम बनते हैं, है ना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाते हैं, हम एएसओ सीएसएस में जाते हैं, मतलब बहुत ही शानदार AA की पोस्ट है। तो सीजीएल के अंदर जो ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, वो अल्टीमेट पोस्ट है। एग्जाम तो हम देते हैं बेटा आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। एसएससी का जो सीजीएल वाला पेपर है वो एग्जाम होता है ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन उसमें जो सिलेबस है वो क्या है? वो है सिलेबस 10th का। हमारे दुनिया, मतलब जितने भी एग्जाम है बेटा, जितने भी एग्जाम है, सबका जो सिलेबस है ना, वो 10th क्लास में जो भी कुछ आपने पढ़ा, 10th क्लास में जो भी कुछ आपने मैथ्स पढ़ी है अप टू 10th क्लास, जो भी कुछ आपने इंग्लिश पढ़ी है, जो भी कुछ आपने जीके और जीएस पढ़ी है ना वही सिलेबस में हमारे हैं।
इवन चाहे हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, उसका भी सिलेबस अप टू 10th क्लास है। दुनिया का कोई भी पेपर जो हमें सरकारी नौकर बनाता है, जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, हर एग्जाम का जो लेवल है वो अप टू 10th क्लास का लेवल है, बस इससे ऊपर का लेवल ही नहीं है। यानी कि जो 11th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ी, जी के जीएस पढ़ी या फिर आपने इंग्लिश पढ़ी, वो सिलेबस में नहीं है। जो 10th क्लास तक हम सीखते हैं वही हमारे सिलेबस का पार्ट है, वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सीजीएल पेपर जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन दिया जाता है, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है वो 10th लेवल है। सीपीओ एक पेपर होता है, दिल्ली पुलिस है ना, आजकल आपने देखा है सीपीओ का रिजल्ट निकला हुआ, काफी सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं सीपीओ में, है ना, दिल्ली पुलिस में जो सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे साथ आके इंटरव्यू ले रहे हैं, हमसे मुलाकात कर रहे हैं। सीएचएसएल का पेपर होता है जो हम 12th के बाद दे सकते हैं। स्टेनो का पेपर होता है, एमटीएस का पेपर होता है जो हम मल्टीटास्किंग, है ना, जो हम 10th के बाद दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम है जो हम 10th के बाद भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम है जो हम 12th के बाद भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। कुछ 10th लेवल वाले भी एग्जाम है, कुछ 12th लेवल वाले भी एग्जाम है, समझ रहे हो? हाँ जी, हर तरीके के एग्जाम है। बैंकिंग के ढेर सारे एग्जाम होते हैं जैसे कि बैंक का जो सबसे मेन एग्जाम होता है वो होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको हम आईटी ऑफिसर भी बोलते हैं। पीओ का पेपर होता है और क्लरिकल एग्जाम होता है। ये 3 पेपर होते हैं बैंक के हर साल। और फिर पुलिस के ढेर सारे एग्जाम होते हैं। पुलिस के एग्जाम्स की बात करें, यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, यूपीएसआई। हालांकि अभी आपने देखा होगा यूपी कांस्टेबल की एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है ना, वो दोबारा से होगा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम। ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम होता है, बिहार है ना, बिहार एसआई का एग्जाम होता है। ठीक है, हरियाणा पुलिस का पेपर होता है, राजस्थान पुलिस का पेपर होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का तो पेपर होता है या सीपीओ के थ्रू, तो पुलिस के भी और कई सारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। यानी कि यूपी में अपने स्टेट के अलग एग्जाम होंगे, बिहार के अलग एग्जाम है, हरियाणा के अलग एग्जाम है, राजस्थान के अलग एग्जाम है ना। तो स्टेट लेवल में भी काफी सारे छोटे मोटे एग्जाम चलते रहते हैं। और यूपीएससी का पेपर होता है हमारा। यूपीएससी में आप जानते हैं, यूपीएससी का जो आईएएस का पेपर होता है ना, उसमें आईएएस और पीसीएस की जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, हालांकि ये यूपीपीएससी हो गया। ठीक है, इसमें एक पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एक पेपर होता है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको पता अभी 15-16 अप्रैल को यूपीएससी का रिजल्ट निकला था, तो काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए यूपीएससी को, और पिछले 3 अटेम्प्ट उनके सीसेट की वजह से क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। इस बार उन्होंने सीसेट की तैयारी करी और सीधा बेटा सीधा सिलेक्शन मार दिया टॉप रैंक के अंदर, है ना। तो यूपीएससी में भी सीसेट आती है जिसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस बैच में जो भी रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी वो इन सारे एग्जाम्स को फोकस करेगी, सारे एग्जाम को टारगेट करेगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूंगा कि अगर बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप दुनिया का कोई भी पेपर देना जा रहे हो तो आपको, है ना, जो इस बैच में रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जितने टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। बैच जो होगा आपका बाइलिंगुअल बैच होगा, और एकदम 0 लेवल से हम शुरू करेंगे, माइनस लेवल से, और है ना, टॉप लेवल तक के क्वेश्चन हम कराएंगे। और आजकल एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में रीजनिंग आती है। तो ये जो बैच होगा आपका, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच होगा। ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। यानी कि प्रीलिम्स में जो रीजनिंग आएगी वो भी तैयार होगी, मेंस में जो रीजनिंग आएगी वो भी तैयार होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। हाँ हाँ जी, क्या जवाब चाहिए आपको, क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछो आप। हाँ, तो प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों का ही बैच होगा। इस बैच में कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। अच्छा, इस बैच की खास बात क्या है? इस बैच की सबसे बड़ी खास बात है कि ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। लाइव प्लस वीओडी है। लाइव प्लस वीओडी का मतलब है कि आपको बेटा लाइव सेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसको कंप्लीट होने में लगेंगे 6 महीने। और वीओडी का मतलब है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। मतलब आपको एक बैच जो रीजनिंग का अभी अभी मेरा कंप्लीट हुआ है ना, उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। कहने का मतलब है आप इस बैच को लाइव क्लासेस से कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, लाइव जो क्लास होंगी वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी। जैसे 2:30 बजे आपकी क्लास लाइव हुई, और अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप इस क्लास को बाद में किसी और समय भी देख सकते हो,
है ना। तो लाइव क्लास भी रिकॉर्ड होती चली जाती है फोन में, और 6 महीने लगेंगे पूरा सिलेबस खत्म करने में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 दिन में सिलेबस खत्म करना है, या 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है, या 15 दिन में सिलेबस खत्म करना है, तो आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि वीओडी के अंदर एक रीजनिंग का जो बैच मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस वीओडी में दी गई है। लेकिन लेकिन आप लोगों को ना दोनों जगह से सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लाइव क्लास से भी सिलेबस कंप्लीट करो और वीओडी से भी। दोनों जगह से कंप्लीट मत करना, किसी एक जगह। या तो आप लाइव क्लासेस ही सिलेबस कंप्लीट करो, या फिर वीओडी से ही। आपको दोनों जगह से सिलेबस कंप्लीट करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब आप लोग इस बैच में आ चुके हो, तो अब आप लोग रीजनिंग की चिंता छोड़ दो। अब आप रीजनिंग की चिंता छोड़ दो, जो मैं क्लास में कराऊंगा सिर्फ उतना कर लो बस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं 100%, तो देखो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात आप अपने उन साथियों से पूछो, है ना, आप अपनी उन बहनों से पूछो, भाइयों से पूछो जो किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, है ना। वो आपको बताएंगे कि हाँ, कि जो पीयूष सर पढ़ाते हैं क्लास में वो एग्जाम ओरिएंटेड है भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाबाजी हो रही है, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं क्लास में और एग्जाम में वो कुछ आ ही नहीं रहा। तो एक बार आप अपने आसपास जो भी आपके भाई बंधु, है ना, जो भी आपके भाई बंधु किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, और जो वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, ये हमारी गारंटी है, वो हमें जानते ही जानते होंगे। आप उन्हें हमारा नाम बताओगे कि ऐसे ऐसे मैं पीयूष सर से जुड़ा हूँ, क्या मैं सही जुड़ा हूँ, है क्या पीयूष सर का बैच लेना सही होगा, तो वो आपको गाइडेंस देंगे। क्योंकि देखो, असली बात तो वही बता सकता है ना जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया, जो जो एग्जाम क्लियर करके आया, वही बता पाएगा ना आपको। असली फीडबैक तो वही देगा। तो आप उस बच्चे से पूछना, तो वो आपको खुद बताएगा कि हाँ, जो क्लास में कराया जा रहा है बस वो कर लो, उसके अलावा ना बाएं ना दाएं ना बाएं, है ना, कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, और पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, पीडीएफ दी जाएंगी, है ना। जो रेगुलर पढ़ाया जाएगा ना, उसकी क्लास पीडीएफ भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। रेलवे भी, हाँ क्यों नहीं बेटा, रेलवे भी इंक्लूड है, क्यों नहीं है इंक्लूड। रेलवे हो, पुलिस हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, दुनिया भर के सारे एग्जाम्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्स के बारे में आपको बताना चाहूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग आती है, हालांकि मैंने बताए भी हैं, दिखाते हैं आपको कुछ एग्जाम्स। बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रहे, ये वो सारे एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, ये वो सब सरकारी नौकरी हैं जिसमें रीजनिंग आती है, जिसकी तैयारी के लिए आप यहाँ बैठे हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स हैं। अब आप ध्यान से देख लो इन एग्जाम्स को। इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग आती है। यूपीएससी का आईएएस और आईपीएस का जो एग्जाम होता है उसमें सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसमें रीजनिंग आती है। एसएससी एक बोर्ड है बेटा, है ना, तो इसका सीजीएल का पेपर होता है, सीपीओ का पेपर होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, स्टेनो होता है, जीडी होता है, और भी कई एग्जाम होते हैं एसएससी के। इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग आती है। रेलवे के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी के, एएलपी के, ग्रुप डी के, और भी कुछ एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। टीचिंग का एग्जाम होता है केवीएस का, जिसमें रीजनिंग आती है। डिफेंस में एफकेट में रीजनिंग आती है ना। स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे पीएससी जो हम पीसीएस की बात कर रहे थे, है ना। पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, इंडिविजुअल स्टेट के पुलिस का पेपर होता है, एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार एसआई, ठीक है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी पुलिस के एग्जाम्स हैं उन सब में रीजनिंग आती है। और यूपी के जो एग्जाम है ना, उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम है, उसमें रीजनिंग का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, मतलब यूपी वाले एग्जाम्स के लिए रीजनिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि रीजनिंग तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग आती है। पहले तो बेटा मेंस में रीजनिंग नहीं आती थी, बट आजकल तो मेंस में रीजनिंग आने लगी है। और जितना वेटेज मैथ्स का है उतना ही वेटेज रीजनिंग का है, आपको पता ही है। लेकिन यूपी के जो एग्जाम है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से ही आते हैं। अभी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल का आपने पेपर दिया होगा, 55 क्वेश्चन, मतलब 55 क्वेश्चन थे बेटा किसके, 150 में से 55 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के थे। तो यूपी वाले बच्चों के लिए तो रीजनिंग बहुत ही ज्यादा, मतलब वो तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। और बैंक में पीओ, एसओ, क्लरिकल एक्सेट्रा, ये जितने भी एग्जाम्स हैं सब में रीजनिंग आती है। तो कहने का मतलब है, जब आप इस बैच में रीजनिंग पढ़ लोगे
तो जो मर्जी वो एग्जाम दे लो, जो मर्जी वो एग्जाम दे लो, आपके हर एग्जाम की रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखो पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पढ़ने का तरीका ये होगा, जैसे मैं आपको स्पेशल तैयारी कराऊंगा, मैं आपको हर बैच हर एग्जाम के लिए तैयारी कराऊंगा। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको, है ना, आप दो बच्चे हो, एक बच्चा तैयारी कर रहा है सीजीएल की, एक बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, ठीक है, एक बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, उसको सी सेट का पेपर देना है, ठीक है। लेकिन दोनों ही बच्चे हमारे बैच में हैं, दोनों ही बच्चे हमारे बैच में, और इन दोनों ही बच्चों को मैं एक जैसी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, दोनों ही बच्चों को मैं एक जैसी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसने दोनों ही बच्चे एक ही रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों बच्चों को क्या करना है, देखो जो मैं क्लास में कराऊंगा, जो मैं क्लास में कराऊंगा वो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, जितने भी कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सारे कंसेप्ट्स करने हैं, है ना, आपको सारे कंसेप्ट्स करने हैं। एक भी, हाँ, बैंक वीओडी में अलग से डाल दूंगा, चिंता मत करो, बैंक वीओडी हम अलग से दे देंगे आपको, अलग से, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चों को ना पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ओनली 19 चैप्टर्स, इतने ही चैप्टर्स है उनके सिलेबस में, इसके अलावा बैंकिंग वाले बच्चों को कुछ नहीं करना। हाँ, तो मैं अब आपको पढ़ने का तरीका समझा रहा हूं, क्योंकि आज देखो पहला दिन है, तो पहले दिन हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बातें करेंगे, है ना। ये जरूरी भी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो इसलिए बेसिक बातें बताना जरूरी है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो सीएचएसएल की सपोज, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो सपोज एमटीएस की, या आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की सपोज, तो ये सारे बच्चे क्या करेंगे, जो भी मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा, है ना, जो भी स्पेशल बैच में पढ़ाया जाएगा, वो कंप्लीट रीजनिंग इन सारे बच्चों को करनी है ना। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्लास के क्वेश्चन, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेरी प्रैक्टिस सेट होंगे, जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा चैप्टर वाइज, है ना, आपके जो नोट सेक्शन में अवेलेबल होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी है इन सारे बच्चों को। ये काम हर बच्चे को करना है, एक भी बच्चा इस काम को स्किप नहीं करेगा। अगर आप वहां से प्रैक्टिस के अलावा और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरी रीजनिंग की बुक आती है मार्केट में, है ना, जिस बुक के अंदर सारी ट्रिक्स, कंसेप्ट, अप्रोच सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो उस बुक की भी आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी करा रहा हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, इस यूट्यूब चैनल पर हम हर शाम 5 बजे, इस YouTube चैनल पर हर शाम 5 बजे मैं अपनी रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके अलावा अब आपको क्या करना है, जैसे आप सीजीएल के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाने हैं, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन की आपको शुरू में तो बेटा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में, तब आपको मिक्स्ड जो मॉक टेस्ट है ना वो लगाने हैं, पीवाईक्यू के लगाने हैं, पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। तो सीजीएल वाले बच्चों को सीजीएल के पीवाईक्यू लगाने हैं, सीएचएसएल वाले बच्चों को सीएचएसएल के पीवाईक्यू लगाने हैं, एमटीएस वालों को एमटीएस के, यूपीएससी वालों को यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं। कहने का मतलब है जो क्लास में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक तो क्लास में क्वेश्चंस तो हर बच्चे को करने हैं, लेकिन फिर जो बच्चा जिस एग्जाम को देने जा रहा है वो बच्चा उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे साथ की साथ अलग से, बस इतना आपको करना है, ठीक है। क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो हर बच्चे को करने हैं, उसके साथ जो पीवाईक्यू होंगे वो हर बच्चे को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है अलग से, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रैक्टिस में पीवाईक्यू की हर बच्चे के लिए नहीं करा सकता, ये आपको खुद करनी है, क्योंकि मार्केट में अगर 50 एग्जाम है तो 50 एग्जाम की पीवाईक्यू, हाँ, लेकिन मैं क्या करता हूं कि जो मेरी लाइव क्लास होती है उस लाइव, जैसे इस साल मान लो 10 एग्जाम हुए, और उन 10 एग्जाम में से किसी भी एग्जाम में अगर कोई रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन आया है, कोई स्पेशल क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन उठा के मैं अपने लाइव क्लास में ऐड कर देता हूं, ताकि वो क्वेश्चन अगर किसी और एग्जाम में आए तो आप लोग उस क्वेश्चन को बना लो। बाकी जो जनरली क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो ऐड नहीं होते। तो हर साल हमारे कंटेंट में क्या ऐड होता है, जो क्वेश्चन मार्केट में बढ़िया आता है, रीजनिंग का नया क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में, तो वो हम ऐड कर देते हैं, उसकी तो जरूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल एग्जाम है वो
कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पीवाईक्यू अलग से प्रैक्टिस करनी है, ये आपका पढ़ने का तरीका होगा। क्लास नोट्स बेटा आप लाइव क्लास से बना सकते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्लास नोट्स बनाते जाओ, या फिर जो क्लास पीएनजी अपलोड होगी वहां से क्लास नोट्स बना लो, या फिर मेरी बुक है, अगर आपके पास बुक है तो आपको क्लास नोट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक के अंदर क्लास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है मेरा मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो पे आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने 100 सेट्स डाले हुए हैं, 100 कंबाइंड सेट्स, जिनका वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है। तो आप इन 100 कंबाइंड सेट्स की प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन ये जो 100 कंबाइंड सेट्स की प्रैक्टिस होगी ना, ये तब होगी जब आपका आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शुरू में आपको ये 100 सेट्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये चीज बाद में करनी है, लास्ट में। ये काम आपको लास्ट में करना है। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन आफ्टर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। शुरू में जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ डेली क्लास पीएनजी मिलेंगी रेगुलर बेसिस पे, क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद। स्टार्टिंग में जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। बेटा बुक हमारी फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, अमेजन से ले सकते हो, और जो बुक है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उसकी लिंक भी हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है जी हाँ। तो अब मैं आप लोगों को सिलेबस एक बार बता देता हूं कि आपका रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है, हम क्या तैयारी करने वाले हैं, और जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनका रीजनिंग का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आप लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप दुनिया का कोई भी अगर पेपर देने जा रहे हो, दुनिया का कोई भी पेपर, तो आपको रीजनिंग में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग हमारे साथ पढ़ने का फायदा क्या है, ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है फायदा। ठीक है, इस बैच में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर, और यही हमारी बुक का नाम भी है, रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर। यही हमारी बुक का नाम है और यही हमारे बैच का नाम है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पूरी की पूरी रीजनिंग हम विदाउट पेन एंड पेपर ही निपटाते हैं, और जब तक आप रीजनिंग को विदाउट पेन एंड पेपर ना सॉल्व कर लो तब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो टफ नहीं होते, बस वो जल्दी नहीं कर पाते हम। एग्जाम में सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एग्जाम में सिलेक्शन इससे नहीं होता, क्योंकि ये तो सबको पता है कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जल्दी जो करेगा एग्जाम में वही बाजी मारेगा। तो यहां पर हमें क्या सीखने को मिलेंगी, ट्रिक्स, अप्रोचेस, कंसेप्ट्स, है ना, ताकि हम क्वेश्चन को हवा में उड़ा दें विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है, और बिना पेन पेपर के हम क्वेश्चंस को हवा में उड़ाते जाएंगे। और ये कंप्लीट सिलेबस। अब ये मत कहना कि सर मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, सर मैं सीजीएल के लिए हूं तो मुझे। बेटा आप किसी भी एग्जाम के लिए हो एक्सेप्ट बैंकिंग, आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इनमें से एक भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, एक भी को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जरूरी नहीं है, जैसे आप मान लो पीवाईक्यू लगा रहे हो सीजीएल के, तो हो सकता है सीजीएल में क्यूबॉइड का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट जरूरी नहीं है कि इस बार ना पूछा जाए। तो इसीलिए पढ़ना आपको एक एक बार सारे टॉपिक्स है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा उन्हीं टॉपिक्स की करनी है जो पीवाईक्यू, यानी कि जो पिछले 2-3 साल से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आम जिंदगी से मेंटो जिंदगी की तरह। अरे यानी कि आप तो पुराने बच्चे हो। जी हाँ, हम आम जिंदगी से मेंटो जिंदगी पर ले चलते हैं आपको। अच्छा, लेकिन अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो बैंकिंग स्टूडेंट को सब कुछ नहीं पढ़ना होता। बैंकिंग स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना ही सिलेबस है रीजनिंग का, इसके अलावा बैंकिंग वाले बच्चों को कुछ नहीं करना। बैंकिंग वाले बच्चों का सिलेबस बहुत छोटा सा है। ठीक है, हाँ जी, जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनका इतना सा ही सिलेबस है रीजनिंग का। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता बैंक में, सिर्फ और सिर्फ ये 19 चैप्टर हैं बस। ठीक है, लेकिन बैंकिंग के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में ये पूरी रीजनिंग आती है, पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग। इनमें से एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते। तो हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं
रीजनिंग के क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा रीजनिंग में क्वेश्चंस के वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, वो वेटेज देखने को मिलता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स। अल्फ़ाबेट और नंबर्स के क्वेश्चन का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से कम 10 क्वेश्चन होंगे जो कि अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड होंगे। सोच रहे हो, सिर्फ ये दो चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 एंड आउट ऑफ 25। अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड जो हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड है, वो टॉपिक हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडेड इक्वेशन। अभी आप सीपीयू का पेपर देने जाओगे 2 महीने बाद, तो सीपीयू के एग्जाम में आप देखोगे, है ना, कम से कम 50 में से कम 15 क्वेश्चन होंगे जो कि इसी से रिलेटेड होंगे। 50 में से कम 15 क्वेश्चन। तो ये 12 चैप्टर हैं बेटा आउट ऑफ 46 जो कि अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड है। और इन टॉपिक से रिलेटेड ना ढेर ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, कई सारे क्वेश्चन। हाँ जी, तो भाई हमारे साथ हैं अंकित। पूरा नाम? अंकित सोरान। अंकित सोरान। हाँ, अंकित सोरान जो चरकी दादरी हरियाणा से आए हुए हैं। और इन्होंने, अभी मैं बता रहा था आपको दिल्ली पुलिस की कहानी, सीपीओ की, सीपीओ में रैंक हासिल करी है 210 रैंक हासिल करी है। कौन सी पोस्ट मिली है? सीआईएसएफ इनको मिला है। तो कुछ ही नंबर से रह गया मेरे ख्याल से है? चलो कोई बात नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था, पहला दूसरा? अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था। तो भाई इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में एक और माइक है? हाँ, माइक एक ही है। तो इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में, है ना, सिलेक्शन लिया है सीपीओ में। भाई बहुत बहुत बधाई हम इनको देते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी असली मोटिवेशन, है ना। शेरो शायरी अगर आपको सुनाई जाए तो वो, उससे आप मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं आपको कोई शेर सुनाऊंगा, कोई शायरी सुनाऊंगा तब मैं क्लास शुरू करूं, तो वो ना मोटिवेशन क्षण भर के लिए होता है, पल भर के लिए। लेकिन जो रियल मोटिवेशन होता है वो ये होता है, जो बच्चा कुछ दिन पहले आपके साथ ही बैठा था, कैमरे के उस साइड, आपकी ही भीड़ का हिस्सा था, लेकिन आज ये बच्चा अपनी मेहनत से, है ना, आज कैमरे के इस साइड है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी और आप भी कैमरे के साइड होंगे। हाँ, इस तरह से कमेंट्स आते हैं। थोड़ी सी कमेंट्स में ना प्रॉब्लम चलिए, एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। तो भाई कुछ बताओ बच्चों को अपने बारे में कि आपने किस तरीके से तैयारी शुरू करी थी, है ना। कुछ गाइडेंस दो बच्चों को, क्या पॉजिटिव बच्चे कर सकते हैं और किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, वो चीज़ उन्हें नहीं करनी है। तो 2-4 बातें बताओ बच्चों को। पहले तो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम अंकित है और मेरा सीपीओ 2023 में 210 रैंक है। और बेसिकली बेस्ट गाइडेंस तो आपके पास ही है। मैंने सर से ही पढ़ा है सब कुछ। पहले मैंने सर का कोर्स कंप्लीट किया था रीजनिंग का, उसके बाद प्रीवियस ईयर मेंस लगाए थे। पहले कोर्स कंप्लीट करके फिर प्रीवियस ईयर, और जब भी कोई पेपर आता उससे पहले थोड़ा रिवाइज करके जो नोट्स बनाए थे, और उसको वापस से, मतलब मेरा रीजनिंग में हमेशा 45 प्लस स्कोर रहा है। कभी 49 50 भी रहा है, मतलब 45 से डाउन कभी नहीं रहा है। तो ही इज बेस्ट, और इनसे ही मैंने बेस्ट गाइडेंस लिया है। डिस्ट्रैक्शन तो कभी मेनली आई नहीं। डिस्ट्रैक्शन बस यही है कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी, या कभी स्ट्रेस में होते हैं तो बस थोड़ा वही लगता है कि थोड़ा सा घूम ले, और हल्का सा वर्कआउट मेन है कि 1 घंटे जरूर वर्कआउट करना चाहिए मॉर्निंग में। बस दैट्स इट, थैंक यू। हाँ जी, तो भैया यही है असली मोटिवेशन जो आपके सामने है। तो आपकी मेहनत करो। और देखो इन्होंने, वही जो मैं आपको बता रहा था, जो पहले क्लास में पढ़ाया जाए वो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पीवाई की प्रैक्टिस, तो यही जरूरी है और कुछ नहीं है सिलेक्शन पाने के लिए। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना करो, उसके बाद पीवाई क्यू की प्रैक्टिस करो, और फिर सिलेक्शन आपका कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता ना होने से, है ना। तो अगली बार आपकी बारी है कि नहीं है सिलेक्शन में? क्यों भाई?
चलिए साहब, तो हाँ जी, तो भैया ये बच्चे थे। अब एक्चुअली सीपीओ का रिजल्ट अभी निकला है, तो ढेर सारे बच्चे मिलने आते रहते हैं हमसे करियरविल ऑफिस में। तो अब बच्चे आते हैं सिलेक्शन लेने के बाद, यही हमारा भी मोटिवेशन होता है कि हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। बहुत शुभ इंडिकेशन लग रहा है, पहली क्लास में ही सिलेक्टेड कैंडिडेट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, तो भैया हाँ, ये इंडिकेशन बहुत शुभ है आपके बैच का कि आपकी आज पहली क्लास थी और उसी में ही, है ना, एक बच्चा आ गया आपके सामने जो आपका रियल मोटिवेशन है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उस एग्जाम में ये जो अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चन है ना, ये ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू अल्फाबेट और नंबर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से ना पूछे जाते हो। अब बात यह आती है कि ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे, आप इन क्वेश्चंस को 100% बना दोगे, 100%। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कौन बच्चा कितनी फास्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो जो बच्चा जितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा ना, बस सिलेक्शन उसी का होगा। और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर तभी आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को हवा में उड़ा दोगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो आपको पेन की जरूरत है, ना आपको पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ बेसिक सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। किससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? वो बेसिक प्रैक्टिस होगी अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड। ठीक है, ये बेसिक काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर्स के लिए आपको बेटा टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स का मतलब पता है? पहाड़े। आपको, है ना, कम से कम मैं बताऊं, कम से कम 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 30 तक के पहाड़े। और सिर्फ पहाड़े कैसे याद होने चाहिए? ऐसे नहीं होने चाहिए कि नॉर्मली 15 सत्ते कितना, 16 सत्ते कितना, 18 सत्ते ना। पहाड़े इस तरीके से याद होना चाहिए कि जैसे अगर कोई भी नंबर लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर किस टेबल में आता है। ये 16 की टेबल में है, 17 की टेबल में, या 18 की टेबल में है। इसकी प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे। ठीक है, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बच्चों वाली बात नहीं है। अगर सिलेक्शन पाना है, अगर अधिकारी बनना है, भले ही आप आईएएस का पेपर देने जा रहे हो, लेकिन ये बेसिक सी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको स्क्वायर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्क्वायर्स, है ना। मैं तो कहूंगा कम से कम 25 तक स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। आपको क्यूब्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 20 तक के क्यूब्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई नंबर्स। तो जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, चाहे नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, कोडेड इक्वेशन हो, ठीक है, इन पांचों टॉपिक को आप तभी जल्दी सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर, जब आपको ये बेसिक प्रैक्टिस है। अगर आपको ये बेसिक प्रैक्टिस नहीं है, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे, लेकिन तब सॉल्व करोगे जब टाइम निकल जाएगा, जब समय निकल जाएगा, है ना। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं रिलेटेड टू अल्फाबेट। अगर आप अल्फाबेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, है ना, तो आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। बस अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके अपोजिट प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें पता हैं तो अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, समझ रहे हो, और वर्ड फॉर्मेशन, है ना, जम्बलिंग, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू अल्फाबेट, ये आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक, तो हम जो शुरुआत करेंगे बेटा, वो शुरुआत हम यहां से ही करेंगे अल्फाबेट से, है ना, बिल्कुल बेसिक शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। और जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा ना, उस टॉपिक के बाद तो अपने आप आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू प्रैक्टिस कैसे करें। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? ABCD टू XYZ। अंग्रेजी वर्णमाला में भाई साहब टोटल 26 अक्षर होते हैं। दुनिया जानती है सर अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर ए होता है, दूसरा अक्षर बी है, तीसरा अक्षर सी है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। 24वां अक्षर एक्स है, 25वां अक्षर वाई है और 26वां अक्षर जेड होता है।
ये जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होती है ये फ्रॉम बेटा किस एंड से होगी, ये लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से। जो भी सीरीज का लेफ्ट और राइट हैंड होता है ना वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा राइट वो सीरीज का राइट, जो हमारा लेफ्ट वो सीरीज का लेफ्ट। तो ये हमारा राइट है तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट एंड है, और ये हमारा लेफ्ट है तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट एंड है। लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां छोर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बाएं तो ये काउंटिंग है बाएं से, और दायां तो बेटा ये काउंटिंग है दाएं से। तो ये जो नंबरिंग मैंने लिखी है अल्फाबेट की, ये बाएं से लिखी है या दाएं से? सर ये अल्फाबेट की नंबरिंग बाएं छोर से है, लेफ्ट हैंड से है। ए फर्स्ट लेटर है, बी सेकंड लेटर है, सी थर्ड लेटर है, एक्स 24th है, वाई 25th है, जेड 26 लेटर है। अब इन 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के लिए, इन 26 लेटर की प्लेस की वैल्यू के लिए एक वर्ड है इजोटी। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो तो इस वर्ड में 5 लेटर्स हैं, EJOTY। इस वर्ड में 5 लेटर्स हैं EJOTY, और अल्फाबेट जो ई है उसकी जो प्लेस की वैल्यू है वो 5 है। भाई ई जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है डी, और 5वें स्थान पर आता है ई। और हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू में ना यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस है। 5-5 का डिफरेंस है बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो जो y है वो 25वें स्थान पर है, e जो है वो 5वें स्थान पर है, और e के बाद j 10वें स्थान पर, o 15वें स्थान पर, t 20वें स्थान पर, y 25वें स्थान पर, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो 5 लेटर हैं ये पूरे 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू कैसे बता सकते हैं? इन 5 लेटर से हम पूरे 26 लेटर को कैसे रिवाइज करें? इन 5 लेटर से भाई पूरे 26 लेटर को बताना है ना सर, ये तो सिर्फ 5 ही लेटर है। जैसे मैं कहूँ टी का प्लेस कितना है, आपने बता दिया सर टी का प्लेस है 20। मैं आपसे कहूँ जे का प्लेस कितना है, आपने बता दिया जे का प्लेस है 10। लेकिन मैं कहूँ एस का प्लेस कितना है तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि यहाँ पे एस तो है नहीं। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो एस लेटर है वो इन 5 लेटर में से नहीं है, लेकिन जो एस लेटर है वो होगा तो इन 5 में से किसी ना किसी एक लेटर के नजदीक। तो आपको देखना है कि ये जो एस लेटर है ये किस लेटर के सबसे नजदीक है। ये बताओ किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर जो एस लेटर है वो टी के सबसे नजदीक है, एस टी। अब टी का प्लेस 20 हो गया तो एस का कितना होगा, 19 होगा। जैसे सोचो के लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर के लेटर जे के। सर ये जे के सबसे नजदीक है, जे का प्लेस है 10, तो बेटा 10 के बाद 11 जे के, है ना। जे के 10 11, तो के का प्लेस कितना हो गया 11। आपको देखना है कि कोई भी लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है। जैसे कि क्यू लेटर किसके नजदीक है? सर ओ के नजदीक है क्यू, सर ओपी क्यू, ओपी क्यू। अब ओ का प्लेस हो गया 15, तो क्यू का प्लेस कितना होगा, 15, 16, 17 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अब आप एक काम करो, कुछ लेटर्स में लिखूंगा, इनकी प्लेस की वैल्यू पता लगाना बेटा। यहां से कुछ लेटर्स में लिख रहा हूं, आप ये प्लेस की वैल्यू यहां से पता लगाओ, ठीक है। हाँ जी, यहां से पता लगाओ कौन लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है, उसके हिसाब से उसकी प्लेस की वैल्यू पता लगाओ। हाँ जी, उसके हिसाब से उसकी प्लेस की वैल्यू पता लगाओ। ये जो लेटर्स मैंने लिखे हैं इनकी प्लेस की वैल्यू आइडेंटिफाई करो इजोटी का रेफरेंस बना के। इजोटी को रेफरेंस बना के बेटा, ये जो क्लास स्टार्ट हुई है ये 2:30 पे स्टार्ट हुई है, 2:30 PM। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसी क्लास को बाद में देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। और सबसे अच्छा फायदा यह है रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने का कि आप इंटू 1.5 स्पीड, इंटू 1.75, इंटू 2, इंटू 3 स्पीड में देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने बच्चे होते हैं जो पहले से पढ़े होते हैं उनको लगता है कि सर तो थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप इस क्लास को स्पीड फॉर्म में देख सकते हैं, है ना। क्योंकि हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल, बेटा कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का हर एग्जाम हो जाएगा। ये स्पेशल बैच है, इस स्पेशल बैच में सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, है ना, सारे। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त फटाफट से बेटा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, जल्दी से आइडेंटिफाई करो इजोटी को रेफरेंस मान के।
सर एक्स लेटर किसके सबसे नजदीक होगा? सर एक्स वाई। एक्स लेटर किसके सबसे नजदीक है? सर एक्स वाई। वाई से पहले एक्स, 25 से पहले क्या आ जाएगा? 24। सर आई लेटर किसके सबसे नजदीक है? आई लेटर, आई जे, आई जे, आई जे, जे से पहले आई, 10 से पहले 9। सर एस टी, एस टी, टी से पहले एस, 20 से पहले 19। सर एन ओ, एन ओ, ओ से पहले एन, 15 से पहले 14। सर ई एफ जी, ई एफ जी, 5 6 7, 5 6 7। सर टी यू वी, टी यू वी, टी यू वी, 20 21 22। सर जे के एल, जे के एल, 10 11 12। सर ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, 15 16 17। सर ई एफ 5 के बाद 6 आ गया। सर टी यू 20 के बाद 21 आ गया। सर ओपी 15 के बाद 16 आ गया। सर जे के 10 के बाद 11 आ गया। सर आर एस टी, आर एस टी, टी से पहले 2, आर एस टी यानी कि 18 19 20। सर एम एन ओ, एम एन ओ, एम का प्लेस आ गया 13। सर एच आई जे, जे से पहले 2, तो 10 से पहले 2 यानी कि 8, है ना। तो कुछ लेटर्स हैं जिनके बारे में हमें पता चला, इजोटी को रेफरेंस मान के हमने बिना उंगली पे काउंट किए जल्दी से प्लेस की वैल्यू बता दी। हमने ये चेक किया कौन लेटर किसके नजदीक है। हालांकि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिन लेटर्स को अगर ध्यान से देखा जाए, जिन लेटर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी प्लेस की वैल्यू उनके अंदर ही छुपी हुई है। देखो अगर मैं लेटर्स को ध्यान से देखूं, जी, देखना जी के अंदर क्या छिपा हुआ है, जी के अंदर क्या छिपा हुआ है। जी हमें किसकी इमेज दे रहा है? 7 की। जी हमें किसकी इमेज दे रहा है? 7 की, है ना। एच के अंदर क्या है? एच के अंदर क्या है? सर एच हमें किसकी शेप दे रहा है? 8 की। सर आई हमें किसकी शेप दे रहा है? 9 की। सर एम का मतलब होता है 3, एम का मतलब 3 होता है, तो 3 से 2 बनेंगे, एक तो 13 और एक 23, क्योंकि 3 तो होता है लेटर सी, भाई 3 तो सी होता है, तो ये जो 3 है ये सी तो हो नहीं सकता। अब या तो ये 13 है या 23 है, तो बेटा एम, एम 23 पे तो होगा नहीं, 13 पे होगा। अच्छा डब्ल्यू भी तो 3 है, डब्ल्यू भी 3 है। अब इस 3 का क्या बनेगा? 13 या 23? सर 13 तो एम हो गया, तो ये हो गया 23, क्योंकि सी होता है 3rd। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस ना उनके अंदर ही छुपा हुआ है, जैसे G7, H8, I9, M13, W23, C, है ना। अगर उन लेटर्स को ध्यान से देखा जाए तो उनका प्लेस उनके अंदर। T20 आपको पता है 2020 मैच होता है ना, आपको पता है 2020 मैच होता है T20, समझ रहे हो? हाँ जी। तो और बाकी की जो प्रैक्टिस है, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे ना, सबसे पहला बाकी की प्रैक्टिस आपको चैप्टर में हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, घर पर एक छोटा सा होमवर्क है। आपको एक पैराग्राफ लेना है, इंग्लिश का पैराग्राफ जिसमें 4-5 लाइन हो, और उस पैराग्राफ में जैसे वर्ड्स होंगे, सपोज आई एम पीयूष वार्स ने लाइक दिस, सेंटेंसेस लिखे होंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस की वैल्यू लिखना, हर लेटर के ऊपर। जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट की नंबरिंग करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट में समय थोड़ा सा कम लगेगा, थर्ड में और कम लगेगा, फोर्थ में और कम लगेगा, और यकीन मानो फिर आप इजोटी को भूल जाओगे। इजोटी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। सिर्फ आज पहली क्लास में इजोटी की जरूरत है। आज के बाद कोई भी बच्चा इजोटी को रेफरेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि जब हम पैराग्राफ राइटिंग कर लेंगे और जब मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ा दूंगा अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट और उसकी प्लेस की वैल्यू आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगी। तो आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। लेकिन ये पैराग्राफ राइटिंग जरूर कर लेना सारे बच्चे। जी हाँ, बीओडी से भी बैच कंप्लीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये पैराग्राफ राइटिंग हर बच्चे को करनी है, हर बच्चे को। अच्छा एग्जाम में हमें अपोजिट अल्फाबेट की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? अपोजिट अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z लेटर्स होते हैं, ABCD to XYZ, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड से पहला लेटर होता है A, और राइट हैंड से पहला लेटर होता है Z, लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर होता है B, राइट हैंड से सेकंड लेटर होता है Y, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर C, राइट हैंड से थर्ड लेटर होता है X। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, A Z B Y, है ना, C X, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। और काफी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं जो कि अपोजिट लेटर्स पे बेस्ड होते हैं। अब इन अपोजिट लेटर्स के बारे में कैसे पता चलता है? हम कुछ ही सेकंड में एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन अपोजिट लेटर्स को, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन अपोजिट लेटर से रिलेटेड बनते हैं। तो एक तो तरीका ये है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर क्या है? A,
ए के अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड। जेड का प्लेस होता है 26, है ना। अच्छा, दूसरा जो लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का वो होता है बी, और सेकंड लास्ट लेटर होता है वाई। वाई का प्लेस होता है 25। थर्ड लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का सी, थर्ड लास्ट लेटर होता है एक्स। एक्स का प्लेस है 24, है ना। इसी तरीके से 10वां जो लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का वो है जे, और पीछे से जो 10वां होता है वो है क्यू, जिसका प्लेस है 17। तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं ना, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, इनका जो प्लेस का जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे 1 + 26 27, है ना। 2 + 25 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27। इनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। 10 + 17 10 + 17 27। तो यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कि मैं कहूँ आई, जिसका प्लेस है 9, इसका अपोजिट लेटर क्या होगा? इसका अपोजिट लेटर क्या होगा? तो सर इसका अपोजिट लेटर होगा 27 - का 9 18। भाई 27 - का 9 18। तो जो 18वां अक्षर है डेट इज आर, 18 19 20 RST। तो जो आर होगा वो डेफिनेटली आई का अपोजिट लेटर होगा। तो एक तो मेथड ये है, लेकिन इस मेथड में ना टाइम वेस्ट होता है, हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ती है, 27 में से घटाना पड़ता है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिसमें आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना 27 में से घटाए आप बता पाओगे कि कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट होता है। देखो, एक सीक्वेंस में बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग एज इट इज उस सीक्वेंस को नोट डाउन कर लो बिना कुछ सोचे समझे। चिंता मत करो, मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपसे कहूंगा ही नहीं कि आप याद करो। आपको सिर्फ ये सीक्वेंस बेटा लिखना है, सिर्फ नोट करना है, याद व्याद कुछ नहीं करना। और जैसे मैं लिखाता जाता हूं एज इट इज वैसे ही लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। याद व्याद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिखते जाओ, एज इट इज। ठीक है, हाँ जी, बिना कुछ सोचे समझे एज इट इज लिखते जाओ, जैसे मैं लिखा रहा हूं बस एज इट इज लिखते जाओ। दिमाग मत लगाना सर ये चल क्या रहा है, बस जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिख लो। और यकीन मानो मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप इसको याद करो। इसको एज इट इज लिख दो बस। चलिए साहब, इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है। और कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा, कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा, क्योंकि याद नहीं करना है किसी को भी, किसी भी बच्चे को याद नहीं करनी है ये चीजें। तो कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा। ठीक है जी, कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा। अब आपको करना क्या है, बस इसको ना 6 बार पढ़ना है। 6 टाइम्स इसकी रीडिंग लगा लो जोर जोर से बोलकर। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो बेटा जोर से मत पढ़ना, लाइब्रेरी के अलावा आप कहीं भी हो बेटा आप जोर जोर से बोल के पढ़ना। देखो कैसे पढ़ना, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाऊंगा, पहले मैं एक बार पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग इसको 6 बार पढ़ोगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनना। AZ, B बाय, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। बेटा कैसे पढ़ा है मैंने पढ़ा है AZ, BY, C6,
DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। तो जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको 6 बार बोलना है, जोर जोर से बोलकर। ठीक है, जोर से बोलना बेटा, अपने मन में नहीं बोलना, आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक। ठीक है, मेरे कानों तक आपकी आवाज आनी चाहिए। बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी है, जय माता दी भी बोलो और ये भी बोलो। AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। ठीक है, हाँ जी। छह बार पढ़ना है बेटा, 6 बार, कम से कम 6 बार पढ़ना है। अभी मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया भाई, अभी कोई भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक सी बातें बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को जल्दी बनाने के लिए हमें एक तो नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता होने चाहिए। तो मैंने आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू तो प्रैक्टिस करवा दी, और जो आपको होमवर्क करना अपने घर पे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अपोजिट अल्फाबेट को कैसे लर्न कर पाओगे। चलिए, 6 बार पढ़ लिया बेटा, 6 बार जोर जोर से बोल के पढ़ लिया। अब सारे बच्चे एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जोर से बोलो। ए, जय माता दी भी बोल दो, हाँ जी। AZ B, बोलो, बी के बाद BY C6, CX मत बोलो, 6 बोलो। दोबारा से AZ BY C6 D, बोलो भाई, सब सुनाई दे रहा मेरे को। DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। फिर बोलो बेटा, AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। देखो, अब ये जो मैंने 6 बार आपको पढ़ने को बोला है, इसका फायदा क्या मिला? इसका फायदा ये मिला, अब कोई भी लेटर अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो जो उसका अपोजिट लेटर होगा वो खुद ही तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। बस अब आप बेटा पूरा वर्ड मत बोलना, डायरेक्ट वो अपोजिट लेटर बोलना, डायरेक्ट अपोजिट लेटर। जैसे के, अब बेटा कानपुर मत बोलो, अब कानपुर मत बोलो, सीधा इसका उल्टा लेटर क्या होगा? के पी, बहुत बढ़िया। L O, बहुत बढ़िया। M N, बहुत बढ़िया। H S, बहुत बढ़िया। V, सर V, ये क्या पूछ रहे हो? V सर हमसे पूछो। E तो हम बताएंगे। V सर ये तो चीटिंग हो गई, उल्टा क्यों पूछ रहे हो आप? उल्टा मत पूछो। तो मेरे भाई, जो आपके दिमाग में इमेज है ना, AZ BY C6, उस इमेज को आईज क्लोज करो सारे बच्चे, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, और जो इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी है AZ BY C6 DDU, इस इमेज को पलट दो। यानी कि अब आपको दोनों तरीके से सोचना है। कैसे? MNNM दोनों तरीके से, LOOL दोनों तरीके से देखो, SHHS दोनों तरीके से देखो, DDUWD दोनों तरीके से देखो, EVVE बताओ, KPIRNMGTRIAZLOIRNMGT, है ना? देखो, असली जादू तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको यकीन भी नहीं होगा आप क्या चीज मजाक ही मजाक में सीख गए। मजाक ही मजाक में मैंने आपको क्या सिखा दिया, आपको खुद पर भी यकीन नहीं आएगा, है ना? आपको खुद पर भी यकीन नहीं आएगा, मजाक ही मजाक में मैंने आपको क्या सिखा डाला। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, KAKING is written as PRMT in the same way silk will be coded as, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था पेपर में। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर, ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। अब ये क्वेश्चन अलग अलग
जादुई मेथड से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? अब ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड है, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर। तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही अब आपका बदल गया होगा। अब क्वेश्चन ही आपको किसी और तरीके से दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हो? तो जितने भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आएंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो क्वेश्चन आप चुटकियों में बना सकते हो। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपका बदल गया होगा। देन व्हाट इज द कोड फॉर पीपल? देन व्हाट इज द कोड फॉर पीपल, है ना? क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही अब आपका बदल गया होगा। फाइंड ऑड वन आउट। तो जो एग्जाम में अपोजिट लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन अब आप लोग कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है ना? आपके लिए क्या है? बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हो? विदाउट पेन एंड, बेटा अभी तो कोई चैप्टर ही शुरू नहीं किया, ये तो बस आपको अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराने का तरीका बता रहा था मैं आपको, ठीक है? देखो क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा होगा, मैन, लव, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इवनिंग, कानपुर, समझ रहे हो? तो इवनिंग, लव, कानपुर, लव, इवनिंग और कानपुर, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में रिलेटेड टू अपोजिट अल्फाबेट, आप उन क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। फाइंड ऑड वन आउट, हमें पता है इंडियन रेलवे, मैन, लव, हाई स्कूल। अच्छा, कानपुर, हाई स्कूल, इवनिंग, ये सर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये सर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ना, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स। अब वो क्वेश्चंस आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। तो आप लोगों को दो चीज की प्रैक्टिस हो गई। क्या क्या चीज की? आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता चल गई, है ना? आप लोगों को अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता चल गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, पैराग्राफ राइटिंग। ये पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों को करके आनी है अपने घर से, ठीक है? और ये जो अपोजिट अल्फाबेट का मैंने आपको प्रोसेस लिखाया है ना, आप, है ना, डेली रात को सोने से पहले, डेली 5 रात, सिर्फ 5 डेज आपको करनी है प्रैक्टिस, ओनली 5 डेज। 5 डेज सोने से पहले इसका रिवीजन कर लेना, सोने से पहले रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। देखो 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप। AZBY-C6, AZBY-C6, DDU इवनिंग F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, MN, खत्म। तो मुश्किल से 10 सेकंड लग लेंगे। तो अगले 5 दिनों तक सोने से पहले 10 सेकंड तक ये अपोजिट अल्फाबेट का रिवीजन करना। बाकी जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, जब मैं पहला चैप्टर शुरू करूंगा ना अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि कल हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का अल्फाबेटिकल सीरीज, उस चैप्टर में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस आपको खतरनाक तरीके से करा देंगे, ठीक है? चलिए, तो आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हमारा सिलेबस क्या है, ये बैच किस एग्जाम के लिए है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें कौन सी बुक लेनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आज की जो क्लास थी सिर्फ ये बेसिक क्लास थी, सिर्फ यही समझाने के लिए कि आपको पढ़ना कैसे है और ये बैच किस एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहला चैप्टर है ना, सबसे पहला चैप्टर इस बैच में हम कल शुरू करेंगे। कल इस बैच का सबसे पहला दिन होगा, ठीक है? आज तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन था और कुछ भी नहीं था, है ना? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आप